प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 5 के अंतिम पड़ाव पर हैं, मतलब लास्ट टॉपिक्स करने जा रहे हैं। इस टॉपिक्स में है जड़ता। अब तक हम इकाई 5 कंप्लीट करने जा रहे हैं। उससे जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है बेटे, वो प्लेलिस्ट में जाके जा सकता है और यूनिट फर्स्ट मतलब इकाई 1 से इकाई 5 तक की सारी वीडियो, संपूर्ण सिलेबस उपलब्ध है इकाई 5 तक। अब अपने टॉपिक पे आते हैं जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व हम पढ़ चुके हैं न्यूटन के नियम में कि वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु अपनी वास्तविक अवस्था में रहना चाहती है। तो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? किसी पिंड का, किसी कण का, किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के द्रव्यमान तथा उस घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। तो मतलब जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। तो आई क्या होता है? उस पिंड के द्रव्यमान तथा उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। ये जो इसका मात्रक क्या है? ये देखो, इसका मात्रक आ जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर और एमकेएस पद्धति में, और उसमें ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है साहब? ये किस पे निर्भर कर रहा है? जो हमारा जड़त्व था केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता था, ये किस पे निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान के वितरण पे। द्रव्यमान कैसे वितरित किया गया है? दूसरा, दूरी के गुणन अक्ष से कितनी दूरी है। इसका विमेय सूत्र क्या हो जाएगा? आई क्या है हमारे पास? एम आर स्क्वायर। तो आई एम एल स्क्वायर। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर। तो इस तरह हम क्या कर लेते हैं? जड़त्व आघूर्ण की गणना कर लेते हैं। जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान के वितरण तथा घूर्णन अक्ष से दूरी पर निर्भर कर रहा है। द्रव्यमान का वितरण जितना परिधि पे ज्यादा होगा उतनी घूर्णन अक्ष से दूरी ज्यादा हो जाएगी और उतना ही क्या होगा? जड़त्व आघूर्ण ज्यादा होगा। इसलिए गाड़ियों को एक समान स्पीड देने के लिए स्कूटर्स वगैरह में शाफ्ट लगाए जाते हैं। वो शाफ्ट एक समान स्पीड देते हैं। जैसे बजाज स्कूटर वगैरह जो पुराने हैं उन सब में एक शाफ्ट होता है घूमता हुआ, जब किक मारते हैं वो घूमता है साथ में शाफ्ट। तो वो क्या करता है? एक समान गति प्रदान करता है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण। किसका कर रहे हैं? दृढ़ पिंड का। इस तरह के डेरिवेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? हम जो पिंड है उसे छोटे छोटे कणों से मिलकर मानेंगे। उस पिंड को कैसे मानेंगे? उस पिंड को छोटे छोटे कणों से मिलकर मानेंगे। दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण। एक पिंड n कणों से मिलकर बना है। उनकी घूर्णन अक्ष से दूरी r1 r2 mn rn है। एक घूर्णन अक्ष। तो दूरी क्या होगी उसकी? r1 r2 r3 और ये। तो द्रव्यमान m1 का जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा? I1 कितना हो जाएगा? m1 r1 स्क्वायर। ये पिंड n कणों से मिला है जिसके कणों का द्रव्यमान m1 m2 m3 है और उनकी घूर्णन अक्ष से दूरी r1 r2 r3 rn है। तो अब क्या होगा? इसी प्रकार अगर हम दूसरे कणों की बात करेंगे, I2 कितना हो जाएगा? m2 r2 स्क्वायर। I3 कितना हो जाएगा? m3 r3 स्क्वायर डैश। In कितना हो जाएगा? mn rn स्क्वायर।
तो संपूर्ण जड़त आघूर्ण क्या होगा? पिंड का संपूर्ण जड़त आघूर्ण क्या हो जाएगा? I का मान हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 IN। तो I इज इक्वल टू कितना हो गया? M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस MN RN स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर मैं सिग्मा के टर्म में लाऊंगा, I इज इक्वल टू 1 to N MI RI स्क्वायर। तो मतलब क्या आ गया आपका? बीजगणितीय योग। अब जड़त आघूर्ण का भौतिक महत्व क्या है? हम जानते हैं जो जड़त्व है वो रेखीय किस में काम करता है? रेखीय गति में काम करता है। और जो जड़त आघूर्ण होता है वो घूर्णन गति में काम करता है। दोनों में अंतर है। जड़त रेखीय गति में काम करता है। जो रेखीय गति में जड़त का रोल होता है वही घूर्णन गति में किसका रोल होता है? जड़त आघूर्ण का रोल होता है। पर जड़त केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जबकि जड़त आघूर्ण द्रव्यमान के वितरण तथा उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी पे निर्भर करता है। अब बार बार हम एक टर्म यूज करते हैं, आगे आएगी घूर्णन त्रिज्या। घूर्णन त्रिज्या, ये घूर्णन त्रिज्या होती क्या है? हम किसी भी पिंड में, किसी भी वस्तु में एक ऐसा बिंदु मानते हैं जहां पे वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान निहित होता है। उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में उनको डिस्कस किया था, द्रव्यमान केंद्र वाले चैप्टर में उसे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? द्रव्यमान केंद्र होता है। तो घूर्णन त्रिज्या क्या होती है? जब वस्तु किसी घूर्णन अक्ष के परितः घूमती है। हम घूर्णन अक्ष के परितः ही घुमाते हैं ना, तो घूर्णन त्रिज्या, जब कोई वस्तु किसके परितः घूमती है? किसी अक्ष के परितः घूमती है। किसी अक्ष के परितः घूमती है। ये वस्तु किसी अक्ष के परितः घूम रही है, ये अक्ष होगी। ये वो बिंदु है जहां पे वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान क्या है? निहित है। तो वस्तु की घूर्णन अक्ष तथा द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? घूर्णन त्रिज्या कहलाती है। सबसे साधारण परिभाषा है। वस्तु की घूर्णन अक्ष तथा द्रव्यमान के केंद्र के बीच की लंबवत दूरी क्या कहलाती है? घूर्णन त्रिज्या कहलाती है। किसी वस्तु का जड़त आघूर्ण क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो के स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं? I अपॉन एम। तो के को दूसरी परिभाषा आती है कि जड़त आघूर्ण तथा द्रव्यमान के अनुपात के वर्गमूल को भी क्या कहते हैं? घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। जड़त आघूर्ण तथा द्रव्यमान के अनुपात के वर्गमूल को क्या कहते हैं? घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। अब इसका एक डेरिवेशन करते हैं। हमारे पास एक पिंड है जो m कणों से मिलकर बना है और हर एक कण का द्रव्यमान m है। हर एक कण का द्रव्यमान क्या है? m है। इसकी घूर्णन अक्ष होगी, इसका द्रव्यमान m1 m, इसकी त्रिज्या कितनी होगी? r1। इसका द्रव्यमान m, इसकी त्रिज्या कितनी होगी? दूरी कितनी होगी? r2। और ये mn, इसकी त्रिज्या क्या होगी? rn होगी। तो ये ए बी अक्ष है। पिंड का ए बी अक्ष के परितः जड़त आघूर्ण क्या हो जाएगा? जड़त आघूर्ण I m r1 स्क्वायर m r2 स्क्वायर m rn स्क्वायर। तो m कॉमन आ गया। अब हमने r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर हमने n से गुणा करी और n से भाग कर दिया। r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर अपॉन n। ये क्या हो गया? m इंटू n, संपूर्ण द्रव्यमान। संपूर्ण द्रव्यमान
R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस Rn स्क्वायर अपॉन n। समीकरण 1। हम जानते हैं, वी नो दैट I का मान किसके बराबर होता है? m के स्क्वायर के बराबर होता है। समीकरण 1 व 2 से करो तो m के स्क्वायर क्या होगा? m R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस Rn स्क्वायर अपॉन n। तो k स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस Rn स्क्वायर अपॉन n। तो k का मान हो जाएगा अंडर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस Rn स्क्वायर अपॉन n। तो कैसे पढ़ेंगे इसे कि किसी दिए हुए घूर्णन अक्ष के परिता किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या उसी अक्ष से पिंड की कणों की किसका मूल माध्य वर्ग दूरी के बराबर होता है। यह माध्य मान हो गया। जब n से भाग करा तो यह माध्य मान हो गया। माध्य मान क्या हो गया? वर्ग लग गया। वर्ग मूल माध्य मान के दूरी वर्ग माध्य दूरी के क्या होता है? बराबर होता है। जब कोई पिंड किसी अक्ष के परिता घूमता है तो उसमें जो गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है घूर्णन गति के कारण, उसे घूर्णन गतिज ऊर्जा कहते हैं। और क्या कहते हैं? घूर्णन गतिज ऊर्जा। अब हम घूर्णन गतिज ऊर्जा के लिए डेरिवेशन ड्राइव करेंगे। हम जानते हैं किसी भी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा होती है। जब वो कोई वस्तु अपने अक्ष के परिता घूमती है तब भी वो गति में होती है, पर अक्ष के परिता घूमने के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है? घूर्णन गतिज ऊर्जा कहलाती है। कौन सी ऊर्जा कहलाती है? घूर्णन गतिज ऊर्जा कहलाती है। घूर्णन गतिज ऊर्जा इसे क्या से प्रदर्शित करते हैं। इसको भी ड्राइव करने के लिए क्या कहेंगे? माना एक वस्तु बहुत सारे एक पिंड n कणों से मिलकर बना है जिसके द्रव्यमान है m1 m2 m3 mn और तथा जिनकी घूर्णन अक्ष से दूरी क्या है? r1 r2 rn। बहुत सारे कणों से मिलकर बना है, n कणों से मिलकर बना है। तो ये वस्तु किस अक्ष के परिता घूम रही है? ए भी घूर्णन अक्ष के परिता घूम रही है। किस वेग से? ओमेगा कोणीय वेग से। ध्यान देने वाली बात है, जब कोई वस्तु घूर्णन गति करती है तो वस्तु पूरी वस्तु के और प्रत्येक कण का कोणीय वेग नियत रहता है, लेकिन ये दूरी अलग अलग है घूर्णन अक्ष से। इसलिए रेखीय वेग क्या होता है? रेखीय वेग का फार्मूला क्या होता है? v = r ओमेगा। अब हर कण के लिए दूरी अलग अलग है, दूरी अलग अलग है, तो रेखीय वेग क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। तो रेखीय वेग क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। तो m1 द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा, m1 द्रव्यमान की कण की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? k हाफ m1 v1 स्क्वायर। v1 का मान क्या होगा यहां पे? r1 ओमेगा। तो k1 कितना हो जाएगा? 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, r ओमेगा का होल स्क्वायर। v की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार k2 कितना हो जाएगा? हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। k3 क्या हो जाएगा? 1/2 m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। n कण है तो nवें कण की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 1/2 mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब क्या करेंगे? कुल घूर्णन गतिज ऊर्जा, कुल घूर्णन
गतिज ऊर्जा किसकी? पिंड की। किसके परिता? अक्ष के परिता। तो क्या हो जाएगा के आर का मान? K1 K2 प्लस Kn। तो क्या हो जाएगी? 1/2 हम इसे के आर से प्रदर्शित करें, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हाफ M2 R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ Mn Rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो के आर क्या हो जाएगा? 1/2 कॉमन आ गया, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस Mn Rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब के आर को क्या लिख दूंगा मैं? 1/2 सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n Mi Ri स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होता है? I के बराबर। अभी हमने सिद्ध किया था। तो के आर क्या आ गया? हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ये सूत्र आ गया। यदि ओमेगा क्या हो जाए? 1 रेडियन प्रति सेकंड, तो के आर कितना हो जाएगा? 1/2 I इंटू 1, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स गतिज ऊर्जा। अगर कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष के परिता एकांक कोणीय वेग से घूम रहा है तो उसकी क्यों घूर्णन जो उसका जड़ता गुण होगा वो घूर्णन गतिज ऊर्जा के दुगने के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? गतिज ऊर्जा के मतलब गतिज ऊर्जा के दुगने के बराबर होगा, जड़ता गुण। अब हम आते हैं किसके में संबंध? बलाघूर्ण तथा कोणीय जड़ता गुण में संबंध। बलाघूर्ण तथा जड़त आघूर्ण में संबंध। बलयुग्म का आघूर्ण होता है ना, टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी किया था, बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो वही वाला। बलाघूर्ण होता क्या है? बलाघूर्ण तो सिंपल होता है, अगर हम किसी वस्तु पे एक बाह्य बल लगा रहे हैं और बाह्य बल लगाने पे वस्तु क्या हो रही है? घूम रही है घूर्णन अक्ष के परिता, तो वो क्या कहलाता है? बलाघूर्ण कहलाता है। तो हम एक रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं, बलाघूर्ण तथा जड़त आघूर्ण में संबंध। बलाघूर्ण तथा जड़त आघूर्ण में संबंध। वही माना एक वस्तु n कणों से मिलकर बनी है, जिसके दरम्यान क्या M1 M2 M3 Mn है, जिनकी घूर्णन अक्ष से दूरी क्या है? R1 R2 और R3 Rn है। ये वस्तु, ये पिंड घूर्णन अक्ष के परिता एक नियत कोणीय त्वरण अल्फा से गति कर रहा है। मतलब कि अक्ष के परिता जो कोणीय त्वरण है अल्फा है। प्रत्येक कण का कोणीय त्वरण अल्फा होगा, लेकिन रेखीय त्वरण क्या होता है? R इंटू अल्फा। ये R1 दूरी M1 के अलग है, R2 दूरी अलग है, Rn दूरी अलग है। तो प्रत्येक कण का जो कण और पिंड का रेखीय त्वरण तो समान रहेगा, लेकिन प्रत्येक कण का कोणीय त्वरण समान रहेगा, परंतु रेखीय त्वरण क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। रेखीय त्वरण क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। तो M1 द्रव्यमान का घूर्णन अक्ष के परिता बल आघूर्ण, क्या आघूर्ण? बल आघूर्ण। टाउ1 क्या होगा? R1 F1।
F1 R1 ले लो, R1 F1 ले लो, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब R1 F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, M1 A1, तो टाउ 1 क्या हो गया, R1 M1 R1 अल्फा, क्योंकि A का मान क्या है, R अल्फा, तो A1 क्या हो जाएगा, R1 अल्फा। तो टाउ 1 का मान क्या हो गया, M1 R1 स्क्वायर अल्फा। इसी प्रकार टाउ 2 कितना हो जाएगा, M2 R2 स्क्वायर अल्फा एंड सो ऑन। टाउ 1 कितना हो जाएगा, MN RN स्क्वायर अल्फा। तो पिंड का कुल बल आघूर्ण कितना हो जाएगा, कुल बल आघूर्ण पिंड का अक्ष के परितः, तो टाउ क्या हो जाएगा, सब जुड़ जाएंगे, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 1, ये क्या हो जाएगा, M1 R1 स्क्वायर अल्फा M2 R2 स्क्वायर अल्फा प्लस MN RN स्क्वायर अल्फा। तो अब क्या होगा, टाउ M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस MN RN स्क्वायर अल्फा। टाउ क्या हो जाएगा, सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to N MI RI स्क्वायर अल्फा, टाउ इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। ये रिलेशन आ गया। यदि अल्फा का मान क्या हो जाए, 1 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाए, तो टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू 1, टाउ इज इक्वल टू I। यदि कोई पिंड अक्ष के परितः एकांक कोणीय त्वरण से, मतलब 1 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर के कोणीय त्वरण से घूर्णन अक्ष के परितः गति कर रहा है, तो उस पिंड का जड़ताघूर्ण उस पिंड पर लगने वाले बलाघूर्ण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने कोणीय संवेग, कोणीय संवेग तथा किसमें संबंध, जड़ताघूर्ण में संबंध। कोणीय संवेग क्या होता है, रेखीय संवेग इंटू अक्ष से लंबवत दूरी, यही था ना हमारा। तो जो कोणीय संवेग होता है वो घूर्णन गति में काम करता है, जबकि रेखीय संवेग किस में काम करता है, रेखीय गति में काम करता है। वही थ्योरी, हमारी थ्योरी क्या है, माना एक पिंड n कणों से मिलकर बना है, जिनकी घूर्णन अक्ष से दूरी क्या है, जिनके द्रव्यमान क्या है, M1 M2 M3, तथा घूर्णन अक्ष से दूरी क्या है, R1 R2 व R3 Rn है। कोणीय संवेग तथा जड़ताघूर्ण में संबंध। हमारा एक पिंड किससे बना है, n कणों से मिलकर बना है, जिनके द्रव्यमान क्या है, M1 M2 M3 Mn है, जिनकी घूर्णन अक्ष से दूरी क्या है, R1 R2 R3 Rn है। ये पिंड अपनी घूर्णन अक्ष के परितः ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। जब ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है तो इसमें क्या होगा बेटा, इसका जो रेखीय वेग होगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यहां पे प्रत्येक कोण ये तो समान रहेगा, ये अलग अलग है, तो कोणीय वेग भी क्या, रेखीय वेग भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। मतलब पिंड और प्रत्येक कण का कोणीय वेग ओमेगा ही होगा, पर कणों का रेखीय वेग क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो M1 द्रव्यमान का कण का घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय संवेग क्या होता है। कोणीय संवेग देखो L, ये होता है R इंटू पी, तो L1 हो जाएगा R1 P1, R1 P1 क्या हो जाएगा, M1 V1,
और v की वैल्यू r ओमेगा है, r1 m1 v1 क्या हो जाएगा r1 ओमेगा। तो L1 क्या आ गया m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। इसी प्रकार L2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, Ln mn rn स्क्वायर ओमेगा। कुल कोणीय संवेग कितना हो जाएगा? L1 प्लस L2 प्लस Ln, ये हो गया m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस mn rn स्क्वायर ओमेगा। m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर और ये ओमेगा। L इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर ओमेगा। तो ये क्या होता है i इंटू ओमेगा, ये सूत्र आ गया। अगर इसमें हम क्या कहेंगे मतलब L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ओमेगा कितना है 1 रेडियन प्रति सेकंड। मान लिया कोई पिंड घूर्णन अक्ष के परिता एकांक कोणीय वेग मतलब 1 रेडियन प्रति सेकंड से घूम रहा है, तो उस पिंड का उस घूर्णन अक्ष के परिता जो जड़ता गुण है उसके किसके बराबर होगा? कोणीय संवेग के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? कोणीय संवेग के बराबर होगा। अब हम निकालेंगे कोणीय संवेग तथा बलागुण में संबंध। कोणीय संवेग तथा बलागुण में संबंध। तो कोणीय संवेग घूर्णन गति में काम कर रहा है, बलागुण भी घूर्णन गति में काम कर रहा है। इन दोनों में क्या संबंध है ये ज्ञात करेंगे अभी हम। कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध। देखो हमारा बल आघूर्ण क्या होता है, अभी हमने ड्राइव किया था टाउ इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा पहली समय। हमारा कोणीय संवेग क्या होता है, किसी घूर्णन अक्ष के परिता कोणीय संवेग क्या हो जाएगा L इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब हम परिवर्तन जब करेंगे कोणीय वेग में परिवर्तन करेंगे तो जड़ता गुण तो परिवर्तित नहीं होगा लेकिन कोणीय संवेग परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या होगा डेल्टा L इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा ओमेगा। ठीक है, डेल्टा टी से भाग करने पर, डेल्टा टी से भाग करने पर तो ये क्या हो गया डेल्टा L अपॉन डेल्टा टी आई डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो ये क्या हो गया डेल्टा L अपॉन डेल्टा टी आई इंटू एल्फा। ओमेगा क्या होता है कोणीय वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, कोणीय त्वरण कहलाती है। तो ये क्या हो गया डेल्टा L अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू टाउ। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट डेरिवेशन कर रहे हैं। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। हमने अभी ड्राइव किया डेल्टा L अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर है टाउ। यदि कोई बाह्य बलागुण कार्य ना करेगा तो डेल्टा L अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा 0। तो डेल्टा L क्या हो गया
जीरो हो गया। डेल्टा एल मतलब L2 माइनस L1 इज इक्वल टू जीरो। तो L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू नियतांक। L1 क्या होता है? I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। L का रिलेशन निकाला I ओमेगा। ये अगर किसी पिंड पर जो किसी अक्ष के परिता घूम रहा है उस पे बाह्य बलागुण कार्य ना करे तो उस पिंड का कोणीय संवेग क्या रहता है? नियत रहता है। यही कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। इसको और मॉडिफाइड कर सकते हैं। I1 ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई बाई T1। I2 इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 2 पाई अपॉन T2। ठीक है साहब। अब कोणीय संवेग संरक्षण के कुछ उदाहरण हैं। आपने डाइवर्स को देखा होगा, वो ऊपर से जंप करते हैं, कलाबाजी खाते हैं और तब पानी में स्विमिंग पूल में अंदर चले जाते हैं। जब वो कलाबाजी खाते हैं अपने शरीर को मोड़ लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा मोड़ते हैं, तो मोड़ने से क्या होता है? जब वो मोड़ लेते हैं तो ये I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है। हम इसमें घूर्णन त्रिज्या की बात करेंगे। मोड़ने से जड़त्व आघूर्ण कम हो जाता है और कोणीय वेग क्या होता है? I घट जाता है और कोणीय वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्योंकि I ओमेगा तो नियतांक है। I ओमेगा क्या है? नियतांक है। तो इस दौरान वो काफी कलाबाजी क्या हो जाता है? खा जाता है। एक आदमी एक टेबल पे घूम बैठा हुआ है, वो टेबल रोटेट कर सकती है, घूम सकती है, मतलब घूमने वाली कुर्सी है, ये मान लो। उसके हाथ में डंबल्स हैं, उसने अपने हाथ यूं फैला रखे हैं। तो जो कुर्सी गति कर रही है, दे रखी है गति, वो धीमी है। जब वो डंबल्स को यूं ले आता है, अपने हाथों को अपनी छाती पे यूं ले आता है, तो उसका क्या हुआ? जड़त्व आघूर्ण कम हो गया। I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर कम हो गया। तो कोणीय वेग क्या हो जाता है? उसका बढ़ जाता है। सारे के सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में गति करते हैं? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। किसमें करते हैं? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। देखेंगे अभी, देखा बताता हूं। तो उस दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या होता है? देखिए जरा, ये सूर्य हमारा, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह किसमें कर रहे हैं? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति कर रहे हैं। ठीक है। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति ऐसे आएगी। ठीक है। देखो, जब कोई ग्रह यहां पे है तो ये दूरी कम है, तो इसका जड़त्व आघूर्ण कम है और कोणीय वेग ज्यादा है, यहां तेजी से गति करेगा। जब ये ग्रह दूर है तो ये वाली दूरी R2 क्या है? ज्यादा है। यहां R1 कम है, R2 ज्यादा है, तो I2 क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा और कोणीय वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस तरह से जब ये ग्रह सूर्य के पास आते हैं तो उनकी चाल बढ़ जाती है। जो सूर्य से दूर जाते हैं, चाल क्या हो जाती है? कम घट जाती है, मतलब वेग घट जाता है। तो बहुत सारे सिद्धांतों में, बहुत सारे उसमें चीजों में कोणीय संवेग संरक्षण का नियम का पालन होता है। जो बैलेट डांसर जो आइस स्केट करते हुए डांस करते हैं, वो एक पैर पे घूम जाते हैं। क्यों घूम जाते हैं? वही, इसमें भी कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। बेटे, आज इकाई 5 संपूर्ण मतलब क्या हो गया? उसके वीडियोस अपलोड बना दिए मैंने, संपूर्ण अध्याय को खत्म कर दिया है मैंने। थ्योरी मैं साथ साथ न्यूमेरिकल भी डालने की कोशिश कर रहा हूं, संख्यात्मक प्रश्न जैसे समय मिल रहा है। बेटे, पहली जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि पहले आपकी थ्योरी कंप्लीट कर दूं, तो मैंने अभी तक आपकी आज की डेट में इकाई 5 तक संपूर्ण इकाई को, मतलब पहले इकाई से लेके संपूर्ण 5वीं इकाई तक का कंप्लीट सिलेबस कर दिया है थ्योरी। बेटे, मैं अपनी तरफ से बहुत सरल भाषा का प्रयोग करता हूं। जो भी डेरिवेशन करता हूं बहुत साधारण तरीके से करता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाए। ये मेरे समझाने की कोशिश है। आपको समझ में आ रहा है तो मेरी कोशिश क्या हो रही है? कामयाब हो रही है। तो मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक तो बनता है,
शेयर भी कीजिए उन स्टूडेंट के साथ, उन दोस्तों के साथ जिन्हें नहीं पता इस चैनल का, उन्हें भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाए आपके दोस्तों को। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो भी नई वीडियो आएगी आपको उसकी इंटीमेशन मिलती जाएगी और आपको आसानी रहेगी। अब आप मुझे इतना सहयोग दे रहे हैं तो मेरी भी आपको ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूं कि मैं इसी प्रकार आपको वीडियो सरल भाषा में और बहुत साधारण तरीके से समझाने की कोशिश बहुत ही को करता रहूंगा। धन्यवाद।